आज बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी की 88वीं जयंती के अवसर पे मान्यवर से संबंधित कुछ बातें रखने के लिए मैं आया हूँ। मेरा नाम डॉक्टर विनोद कुमार और मेरा जो डॉक्टरेट है वो मेडिकल आइडियोलॉजी एंड दलित पॉलिटिक्स है। इस विषय पे मेरा रिसर्च है और मेरा अध्ययन भी और लेखन भी इसी विषय पे रहता है। मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ और मान्यवर कांशीराम जी के सानिध्य में रह करके बहुत कुछ सीखा है। साहब के साथ जैसा ऑर्डर करते थे, साहब जैसा समझाते थे वैसे वैसे काम करते थे। बड़े नज़दीक से देखा है। कुछ यादें हैं, बहुत इतनी गहरी यादें हैं कि वो आज भी अगर याद आ जाती हैं तो दिल एकदम ऐसे हो जाता है कि बहुत भावुक हो जाता है। वो मैं भी चर्चा करूँ आप सभी से। और एक छोटी सी बात बता लेते हैं पहले, इसके बाद मैं बात करता हूँ कि मान्यवर कांशीराम जी का जब अंतिम निर्वाण हुआ, देहांत हुआ नई दिल्ली में, तो करोल बाग में जो बहुजन समाज पार्टी का जो राष्ट्रीय ऑफिस है, मुख्य हेडक्वार्टर वहीं है दिल्ली में, वहाँ पे गए। लेकिन किराया जेब में नहीं था। सुबह सुबह पता तो चल गया था कि साहब कांशीराम जी का रात में देहांत हो गया है। लेकिन सुबह जैसे तैसे करके किराया इकट्ठा किया, पैसे इकट्ठे किए और फिर हम हरियाणा से चले गए। उस दिन 10 किलोमीटर के आसपास मैं पैदल चला हूँगा कि मुझे कांशीराम जी के अंतिम दर्शन करने हैं। बस इसी जोश जुनून में कितने किलोमीटर दिल्ली में और कई जगह पैदल चला हूँ, जनरल टिकट लेकर के ट्रेन का। बड़े नज़दीक से साहब को देखा। बहन जी उस दिन वहीं पे बैठी थी और रो रही थी बड़े ज़ोर ज़ोर से। और सुबह सुबह हम जल्दी पहुंच गए थे तो देखने का मौका मिल गया नज़दीक से। जैसे ही थोड़ा सा टाइम गया तुरंत वहाँ पे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे और जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी, वो सब बड़े बड़े नेता आने लगे, अटल बिहारी वाजपेयी वगैरह, वो सब आने लगे। फिर हम जो कार्यकर्ता थे हम सबको बाहर निकाल दिया कि अब आप लोग बाहर जाओ, दूसरे लोग आएंगे, फिर आप बाद में आना। तो इस तरह करके हमारी आंखों के सामने ही साहब को उठा के लेके गए। ऐसे कांच का वो बॉक्स था, कांच के बॉक्स में हमको सामने से दिख रहा था, मेरी आंखों के आगे से साहब की अर्थी को ऐसे लेके गए हैं। फिर एक रथ था, उस रथ में रख दिया गया और वो जो निगमबोध घाट है दिल्ली में वहाँ पे साहब का अंतिम संस्कार करना था। लेकिन हमको पता नहीं था कि उस समय कि निगमबोध घाट यहाँ करोल बाग जो पार्टी का हेड ऑफिस है यहाँ से कितनी दूर है। लेकिन बहुत लंबी दूरी तक 4-5 किलोमीटर पैदल पैदल चलते रहे। लेकिन वो रथ जो था वो आगे चला गया, हम रास्ता भूल गए। 5-6 किलोमीटर पैदल चलने के बाद फिर पूछा लोगों से, बोला कि तो 15-20 किलोमीटर दूर है वहाँ से, तो फिर वापस आ गए। तो इस तरह करके वो साहब के साथ जो अंतिम यादें जुड़ी हुई हैं, अब वो हर जगह हर समय तो बताई नहीं जा सकती। वो तो किसी विशेष ओकेजन हो वहीं पे हम साथियों से डिस्कस कर सकते हैं। और मुझे लगा कि आज मुझे बता देनी चाहिए कि साहब के अंतिम दर्शन करने का जो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है, वो सौभाग्य बहुत कम लोगों को इस देश में प्राप्त है। उन जो मुट्ठी भर लोगों को इस देश में जो प्राप्त हुआ है, उन मुट्ठी भर लोगों में से मैं एक हूँ। तो साथियों, मान्यवर कांशीराम जी के बारे में अगर हमको जानकारी लेनी है, उनको समझना है, तो मुझे लगता है कि वो लाइब्रेरी से तो समझ में नहीं आएंगे कि हम लाइब्रेरी में चले जाए, किताबों में चले जाए, वहाँ तो मान्यवर कांशीराम जी समझ में नहीं आ सकते। ठीक है, पढ़ने लिखने के लिए, रिसर्च करने के लिए थीसिस लिखनी है और डिसर्टेशन लिखना है, शोध पत्र लिखना है, वहाँ के लिए तो काम चल सकता है थोड़ा बहुत। लेकिन अगर ओरिजिनल कांशीराम जी को समझना है, जिस वजह से वो मान्यवर बने और जिस वजह से वो बहुजन नायक कहलाए, वो चीज़ किताबों में नहीं मिलेगी। अगर उस बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम जी को समझना है ना, तो उसको समझने के लिए हम लोगों को, जो उनके कार्यकर्ता है, उनके फॉलोवर थे और जहाँ जहाँ वो गए हैं और जिन जिन लोगों को तैयार किया है, उन लोगों के पास जा करके हमको बात करनी पड़ेगी, उनको सुनना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। तभी हमको पता चलेगा कि ये मान्यवर कैसे बने और बहुजन नायक कैसे थे। कांशीराम को तो समझ सकते हैं किताबों में, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कोई जानता है कि डॉक्टरेट कैसे की, किस विषय में डॉक्टरेट था उनका डॉक्टरेट करने का थीसिस का टाइटल क्या था, सब्जेक्ट क्या, वो सब चीज़ें तो किताब में मिल जाएंगी। अगर डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ना है, समझना है, तो उसमें समझ सकते हैं। लेकिन अगर बाबा साहब, वो आपके हमारे देश के करोड़ों लोगों के, दुनिया के करोड़ों लोगों के वो बाबा साहब कैसे बन गए? अगर खाली डॉक्टर रहते तो ठीक है, किताबों से चल सकता था। लेकिन जो बड़ी बात है कि वो बाबा साहब बन गए आज हम सब लोगों के। अगर बाबा साहब को समझना है तो फिर वही ट्रैक आता है कि लोगों के बीच में जाकर के जिन जिन लोगों को तैयार किया, जहाँ जहाँ लोगों ने जो जो भी क्रांति की, जो जो कारोबार किए, उस कारोबार के अध्ययन के आधार पे, उसको समझ के आधार पे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे वो बाबा साहब बने, कैसे जो कमज़ोर, गरीब, लाचार
भूमिहीन यानी कि कपड़े भी नहीं थे, उन लोगों को बाबा साहब ने शेर बनाया और शेर की तरह दाटते थे। और जब बाबा साहब का आंदोलन कमज़ोर हुआ उसके बाद मान्यवर काशीराम जी आए, फिर वही ट्रैक था जो भूमिहीन, कमज़ोर, दलित, गरीब, पिछड़े हुए लोग थे जिनकी कोई पूछ नहीं थी। मान्यवर काशीराम जी कहते थे, मैं तो उन लोगों के लिए काम करता हूँ जिन लोगों को हर जिंदगी के हर पहलू में नेगलेक्ट किया गया, नकारा गया है। ये काशीराम जी बार बार स्टेटमेंट देते थे जिंदगी के हर पहलू में जिन लोगों को नकारा गया है, जिनको नेगलेक्ट किया गया है, मेरा उद्देश्य है कि मैं उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करूंगा, उन्हीं लोगों को सेलेक्ट करके आगे बढ़ाऊंगा। और उन्होंने वो काम किए। और काम करने के आधार पर देखो, वो जो लोग नेगलेक्ट थे जीवन के हर क्षेत्र में, शेर की तरह दागने लगे। समाज में नहीं, वो लोग विधानसभाओं में जाने लगे, वो लोग संसद में भी पहुंचे हैं। उनकी संसद की कार्यवाहियाँ देखो, उनकी विधानसभाओं की कार्यवाहियाँ देखो, तो डेफिनेटली मान्यवर काशीराम जी ने लोगों के, जो मुर्दा लोग हो गए थे एक प्रकार से, मुर्दा लोगों के दिल दिमाग में जान डाली है, जान डाल करके आवाज़ डाली है। बाबा साहब का जो आंदोलन था, जो बाबा साहब का जो लेखन था, उस लेखन में जो जो सिद्धांत बताए थे बाबा साहब ने, मान्यवर काशीराम जी ने उनको प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, उनको व्यवहारिकता कैसे दिलाई जाए, ये करना मान्यवर काशीराम जी ने सिखाया लोगों को कि इनको ग्राउंड के ऊपर कैसे रियलिटी में लाया जा सकता है। तो कुछ बातें हैं जो मेन रूप से मैं जिक्र करूंगा। एक 14 जनवरी 1996 को नई दिल्ली में एक कार्यक्रम था, वो था अखिल भारतीय गुर्जर महापरिषद। गुर्जर समाज की एक परिषद थी, उसके अध्यक्ष है, उसके बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता सब आए हुए थे दिल्ली में। और गुर्जर परिषद की अध्यक्षता मान्यवर काशीराम जी कर रहे थे। देखो, ये बड़ी सोचने की बात है। वो इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनका जो संगठन था ना, जात के आधार पर नहीं था, वो समाज के आधार पर था, यानी कि बहुजन समाज बनाना है। इसलिए गुर्जर समाज के लोग भी उनको बुला रहे थे। तो काशीराम जी ने क्या किया, देखो यहाँ पे एक नारा दिया। काशीराम जी कह रहे हैं, उन लोगों को समझा रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब ये जो 2 लाइन है ना, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये 2 लाइन मात्र 2 लाइन नहीं है, ये 2 लाइन के ऊपर पूरी थीसिस लिखी जा सकती है। इस 2 लाइनों के ऊपर पीएचडी की जा सकती है अगर कोई करना चाहे तो इस विषय पे। और इन्हीं 2 लाइनों के अंदर ही सारा समाजवाद समाहित है। और इन्हीं 2 लाइनों का उद्देश्य भारत का संविधान में है। जो संविधान का अनुच्छेद 39 है जिसमें समाजवाद है, वही सारा समाजवाद इन्हीं 2 लाइनों में समाहित है। ये कोई सिंपल थॉट नहीं है। ये पॉलिटिकल फिलोसफर जो मान्यवर काशीराम जी थे, ये उनकी फिलोसफी का एक अंग है। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज सभी लगभग पॉलिटिकल पार्टियां यही कह रही हैं, जो सोशल जस्टिस में जो विश्वास रखती हैं। और देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि 1996 से पहले या उससे थोड़ा सा और आसपास हम देखेंगे ना, तो समाज शब्द का प्रयोग नहीं होता था वहां पे। जो उसमें के लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको भी पता होगा कि जब बात करते थे तो समाज शब्द का प्रयोग भाषणों में भी नहीं होता था, उसमें जाति का प्रयोग करते थे। ये जाति का प्रयोग होता था कि उस जाति का नेता है, उस जाति के लोग हैं, उस जाति के इतने वोट हैं, ये वो जाति हमारे साथ आ गई, उस जाति ने हमको समर्थन कर दिया, मेरी ये जाति है, सब ये डिस्कोर्स होता था। ये पूरा जो नेशनल लेवल का जो डिस्कोर्स था, इसको अगर किसी ने बदला है तो काशीराम जी ने बदला है। उन्होंने समाज शब्द को इतना प्रचलित किया कि सारे लोग समाज ही बोलने लग गए। आज देखो, समाज तो जब जातियां टूटती है, जब जातियां टूटेंगी तभी तो समाज बनेगा, नहीं तो जाति एक जाति रहती है। लेकिन काशीराम जी की थ्योरी उस विषय में ना होकर के, जाति वाले विषय में ना होकर के समाज वाले विषय में थी। और ये समाज शब्द का प्रचलन सोसाइटी में, राजनीति में, साहित्य में, इतिहास में जो बड़े स्तर पे प्रयोग होने लगा है, तो इसके पीछे भी काशीराम जी की बहुत बड़ी अवधारणा है, बहुत बड़ी सोच है, उनका काम है। अगर इससे पहले देखोगे तो मिलेगा नहीं। जैसे बोलते थे जगजीवन राम जी हैं चमारों के नेता थे, आज ये बात नहीं मिलेगी। आज ये मिलेगी जगजीवन राम जी चमार समाज के नेता थे। ये होता है अपने समय के डिस्कोर्स को बदलना, और ये बदलाव लाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। और दूसरी बड़ी जो बात है, जो बाबा साहब का एक थॉट मिलता है कि हीरो वर्शिप के बाबा साहब खिलाफ थे कि नायक पूजा नहीं होनी चाहिए। अब नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, ये बाबा साहब ने बताया। नायक पूजा नहीं होनी चाहिए, इसके लिए प्रोग्राम क्या बना जाए, ये कहने से थोड़ा खत्म हो जाएगी। बाबा साहब ने मार्गदर्शन किया कि गलत चीज़ है ये। और इससे क्या होता है कि आदमी सारे अपनी दुख तकलीफों का निस्तारण ये ऐसे समझ लेता है कि ये मेरे हीरो हैं, ये मेरे देवता है, या ये मेरे मसीहा है, और यही मेरी सारी दुख तकलीफों का दूर कर देंगे। ऐसा लोग समझते हैं जब किसी की पूजा करने लग जाते हैं तो, खुद का प्रयास छोड़ के। लेकिन मान्यवर काशीराम जी ने इस विचार को भी प्रैक्टिकल करके दिखाया। क्या कहते हैं मान्यवर काशीराम जी? कहते हैं
कि आप लोगों को अपने दुख दर्द अगर तकलीफ है, अपने हक अधिकार चाहिए, तो आप लोगों को अपनी वोट का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा। जब आप लोग खुद चाहोगे, खुद अपनी रिस्पेक्ट करोगे, खुद अपना काम करोगे सारे, तब जाकर के आप लोगों के हक अधिकार सुरक्षित रह सकते हैं। आप लोगों के जो काम है, जो बिगड़े हुए हैं, जो समस्याएं हैं, उनसे मुक्ति तभी पा सकते हो। ये मत समझना कि काशीराम दूर कर देंगे। ये वही थ्योरी है जो बाबा साहब कहते हैं हीरो वर्शिप की। ये हीरो वर्शिप की थ्योरी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये काशीराम जी करना सिखा रहे हैं लोगों को। बाबा साहब ने मार्ग बताया, काशीराम जी ने इसको प्रैक्टिकल व्यवहारिक करके दिखाया कि आप लोग अपने अपने दुख दर्द दूर करना है, अपनी अपनी वोट सही जगह पे डालो और सही कैंडिडेट को अपनी राज सत्ता के ऊपर पहुंचाने के लिए काम करो। ये काशीराम जी का एक और फॉर्मूला था। तथागत बुद्ध ने जो एक हमको धम्म दिया, धम्म एक बहुत बड़ी चीज है, जो धम्म की सबसे ताकतवर चीज है, उसको बोलते हैं नैतिकता, मोरालिटी। अब मोरालिटी है, नैतिकता है, ठीक है। अब नैतिकता कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि मार्केट में मिलती है, जाकर के 200 रुपए की नैतिकता खरीद ली, मैंने खा ली, मैं नैतिक हो गया। नैतिकता ऐसी चीज तो है नहीं किसी से उधार ले ली आ गई। अब नैतिकता का मार्गदर्शन तो हमको मिल जाता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकल व्यवहार में कैसे लाएं, इसको सीखे कैसे। ये जो नैतिकता का जो गुण है ना, ये बहुत लंबे अभ्यास के साथ, बहुत लंबे अभ्यास करने के बाद तब आदमी के अंदर आता है। बहुत सारा जो आदमी के अंदर जो कमीनापन रहता है वो निकलेगा, जितना जितना निकलेगा उतना उतना नैतिकता का प्रभाव बढ़ेगा। ये मान्यवर काशीराम जी ने लोगों को नैतिक बनाने के लिए एक फॉर्मूला दिया। देखो, उस फॉर्मूले का नाम है पे बैक टू द सोसाइटी। अब ये पे बैक टू द सोसाइटी क्या है, हम इसको वैसे ही समझ जाते हैं। ये लोगों को नैतिक बनाता है, यानी कि व्यक्ति स्वयं से दूसरों का उपकार करे। इसमें क्या था, एक व्यक्ति है, मान ली मैं हूं, मान्यवर काशीराम जी ने मुझे समझा कि पे बैक टू द सोसाइटी, यानी कि मैं सोसाइटी को वापस, सोसाइटी के उत्थान के लिए अपना काम करूं, यानी दूसरे लोगों की सहायता करूं, दूसरे लोगों के लिए काम करूं। ये मैं तभी तो कर पाऊंगा जब मैं स्वार्थी नहीं हूंगा, जब मेरे अंदर नैतिकता होगी। पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से लोगों को नैतिक बनाया। यही बुद्ध के धम्म की आधारशिला है, नैतिकता। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म हमको दिया है, उसकी आधारशिला नैतिकता से ही शुरू होती है, और नैतिकता बहुत बड़ी अवधारणा है। पे बैक टू सोसाइटी या पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से हजारों लोग, लाखों की संख्या में लोग जुड़े इससे और अपना समय देने लगे समाज को, दूसरे लोगों की, खुद की दुख तकलीफ दूर करने, दूसरे लोगों की दुख तकलीफ दूर करने। बहुत सारा पैसा भी देने लग गए और अपने विचार भी सोचने, अपना दिमाग भी लगाना शुरू कर दिया लोगों ने कि भाई दूसरे लोगों के लिए, देखो खुद के लिए तो लगाते ही रहते हैं, दूसरे लोगों के लिए भी दिमाग लगाना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया। समाज शब्द लोगों के जुबान पे आने लगा, समाज की बातें करने लगे। आज भी मैं बहुत सारे ऐसे स्वार्थी लोग हैं, देखता हूं कि समाज शब्द उनकी जुबान पे नहीं आता। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सारे जो स्वार्थी रहते हैं, उनके मुंह से बहुत सारे शब्द सुन लोगे, लेकिन समाज शब्द नहीं सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनका समाजीकरण हुआ ही नहीं है। उनका जो मगज है ना, अभी भी व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबा पड़ा है। जब तक मगज व्यक्तिगत स्वार्थ में डूबा पड़ा रहेगा, आदमी अनैतिक रहेगा, तब तक उसके मुंह से समाज शब्द नहीं निकलेगा। और जो नैतिक हो गए हैं लोग, जो पे बैक टू सोसाइटी आ गई है, जिनके ये थ्योरी आ गई जिनके मगज में, और जो लोग दूसरों के लिए काम करने लग गए, दूसरों के लिए पैसा देने लग गए, तो उनके अंदर नैतिकता भी आई। ये पे बैक टू सोसाइटी ने भी लोगों को नैतिक बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। जो दूसरों के लिए पैसा देगा, आज भी जैसे बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, फुले की जयंती मनाते हैं, अभी गुरु रविदास जी की जयंती मनाते हैं। अभी तक किसी ने इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया, इन जयंतियों के ऊपर अध्ययन नहीं किया है कि कितना करोड़ों का कारोबार होता है ये। अभी मैं हरियाणा में था तो मुझे पता चला कि जो फूल 15 रुपये किलो मिलते हैं, सामान्य भाव 15 रुपये 20 रुपये किलो का भाव है, तो संत रविदास जी की जयंती पे वही फूल 100 रुपये किलो थे। अब 100 रुपये किलो फूल है तो जो किसान फूल का कारोबार करते हैं उनको कितनी इनकम होती है? अगर कोई अध्ययन लगा लिया जाए तो कितने फूल बिके हैं। तो ये इतनी बड़ी इकोनॉमी खड़ी हो जाती है एक जयंती के दिन। अभी तक कोई रिसर्च नहीं हुआ इसके ऊपर कि मैं इसको बता सकूं सही ढंग से। तो ये कैसे शुरुआत हुई? ये शुरुआत भी पे बैक टू सोसाइटी से ही आता है। लोगों ने पैसा देना शुरू किया। अब कोई अकेला एक आदमी तो करता नहीं है। समाज के लोग अपनी इच्छा से महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए, महापुरुषों के विचारों को सुनने के लिए, उनको प्रचार प्रसार करने के लिए अपनी जेब से लाखों करोड़ों रुपए लोगों के इकट्ठे होते हैं और उसके आधार पर इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए जाते हैं। ये पे बैक टू सोसाइटी की देन है। जब तक पे बैक टू सोसाइटी नहीं थी तो ये चीजें बहुत छोटे लेवल पे कहीं कहीं थी, दिखने वाली नहीं थे ऐसे। आज ये जो समाजीकरण हो गया ना, महापुरुषों की जयंतियों का, जन्म दिवस का, निर्वाण दिन का और दूसरे जो कार्यक्रम होते हैं, ये जो समाजीकरण हो गया ना कि समाज इनको मनाता है, इसकी आधारशिला में नैतिकता वही है जो पे बैक टू सोसाइटी से आई है। और ये पे बैक टू द सोसाइटी ये मान्यवर काशीराम जी की देन है। इसको दूसरे ढंग से भी समझ, इसके आर्थिक कारण भी है। यही नहीं है नैतिकता, नैतिकता इसका एक बड़ा आयाम है। इसके बाद जो दूसरे आयाम है,
इससे क्या हुआ? देखो, पैसे भी देने लग गए लोग, और पैसे दे करके जो आदमी पैसे देगा, जिस आदमी ने 2000 रुपये दिए हैं, गुरु रविदास जयंती है या बाबा साहब की जयंती, फूलों की जयंती है या फिर बुद्ध की जयंती है, अब डेफिनेटली वो जाएगा भी। यानी कि पैसे भी दिए हैं, लोगों ने आना भी शुरू कर दिया, यानी कि गैदरिंग भी हो गई। डेफिनेटली गया है तो कोई ना कोई नई बात सीख के आएगा। ऐसे करके मिशन बढ़ा, ऐसे करके महापुरुषों की जो विचारधारा लोगों को सीखने को मिली है, ये जो बेस बनता है, ये पे बैक टू सोसाइटी है। अब ये चीज़ें हम बड़ी सामान्य ढंग से समझते हैं। अगर काशीराम जी को बात बता रहा हूँ ना, मुझे समझना है ना, तो ये किताबी बातें नहीं है ज़्यादा, इनको किताबों में लिखा मिल जाएगा या लाइब्रेरी में जाके पढ़ लेंगे, नहीं नहीं, ये व्यवहारिक ज्ञान ज़्यादा था उनके पास। आगे एक भाषण की ओर मैं आपको चर्चा करूंगा। ये भाषण 15 अप्रैल 1996 का जबलपुर मध्य प्रदेश का है। तो 15 अप्रैल 1996 में मान्यवर काशीराम जी प्रचार कर रहे थे। 1996 का लोकसभा चुनाव था, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते थे, और इसमें इस भाषण में बताते हैं कि बीएसपी एक आंदोलन है और जिसका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन है। देखो कितना अच्छा कंटेंट देते हैं। आप जो कार्यकर्ता हैं, जो काशीराम जी के अनुयायी है, अगर उनसे पूछ लिया जाए यही सवाल कि बीएसपी क्या है, शायद बता सकते हैं कि आंदोलन है, इसका लक्ष्य क्या है। अब लक्ष्य अपने अपने अनुसार बनाए बैठे हैं। ये कंटेंट की कमी है, इसका ये दुष्परिणाम है। अगर मान्यवर काशीराम जी को हम समझेंगे, जानेंगे, तो डेफिनेटली हमको पता चलेगा कि बीएसपी का आंदोलन है जिसका लक्ष्य व्यवस्था परिवर्तन। कौन सी व्यवस्था? आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था, हर तरह की जो व्यवस्था है उसको परिवर्तन करना चाहते हैं। ये बीएसपी का उद्देश्य है। ये काशीराम जी 15 अप्रैल 1996 को समझा रहे थे जबलपुर की रैली में। एक और खास बात बताता हूं, काशीराम जी ने 4 दिन में 25 विशाल रैलियों को संबोधित किया। देखो कितनी मेहनत करते थे, कितना उनके अंदर जोश जुनून होगा। और उम्र कितनी थी 1996 में? 62 साल की उम्र, और स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। 62 साल की उम्र में 4 दिन में 25 रैलियां, एक एक दिन में 6-6, 7-7 रैलियों को काशीराम जी देखो करते थे, घूम घूम करके प्रचार करते थे। कितनी मेहनत करते होंगे वो, कितने मेहनती होंगे, कितनी लगन होगी, तब जाकर के वो मान्यवर काशीराम जी कहलाए। तब जाकर के वो हम जैसे जो करोड़ों बहुजन समाज के लोग उनके नायक कहलाए, तभी हम उनको बहुजन नायक कहते हैं। इतने मेहनती आदमी थे। एक और रैली का मैं जिक्र करता हूँ, बीकानेर की है, 15 अप्रैल 1996 की है, और दिलीप सिंह मोरवाल वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष थे राजस्थान के 1996 में। तो ये लोकसभा चुनाव था, उसी के दौरान ही काशीराम जी के प्रचार के लिए जाते थे, कभी मध्य प्रदेश कभी राजस्थान। और ये बीकानेर का उनका भाषण है। वहाँ पे काशीराम जी एक और थ्योरी दे रहे हैं उस भाषण में। देखो काशीराम जी के जो भाषण होते थे वो सिर्फ राजनीतिक भाषण नहीं होते थे कि उनमें सिर्फ राजनीतिक बातें होती, नहीं, वो हमारे बहुजन समाज का वो भाषण मार्गदर्शन करते थे। उन भाषणों से हम लोगों को हमारी समस्याओं का निदान मिलता था उन भाषणों से। अब इस भाषण में क्या बता रहे हैं कि वोट जो है ना, वो सिर्फ शासक बनाने के लिए नहीं है, अपना नेता चुनने के लिए नहीं है। वोट जो है वो शासक बनने का भी हथियार है। वोट जो है उससे हम लड़ सकते हैं। आज हम कहें हमारे पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है, मानव काशीराम जी कहते हैं वोट सबसे बड़ा हथियार है लड़ने का। ये देखो हम लोग बड़ी सामान्य सी बातें लगती हैं, लेकिन कितनी बड़ी बातें अगर देखा जाए तो कहते हैं कि वोट बहुजन समाज का सबसे बड़ा हथियार है मनुवादी समाज से लड़ने के लिए। अब ये बड़ी थ्योरी हो गई है। तो अब वोट से कैसे लड़ा जाएगा? अगर वोट से लड़ना है तो इलेक्शन करने होंगे, इलेक्शन करने हैं तो इलेक्शन में खड़े होने हैं, तो वहाँ पे वोट डालना पड़ेगा, वोट डाल करके उनको हराना पड़ेगा। जब उनको हराएंगे तब हम जीत पाएंगे। अब जीत, हार और जीत कहाँ होती है? लड़ाई में होती है। हो गया हथियार। एक और बात बताता हूँ, देखो मान्यवर काशीराम जी, जिन लोगों ने सुना है उनको, वो कुशल वक्ता नहीं थे। जैसे बहुत अच्छे वक्ता होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे भाषण करते हैं, कुशल वक्ता, शब्दों का तारतम्यता बना करके अच्छे उर्दू, फारसी के, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करके बहुत अच्छा लच्छेदार भाषण बना देते। काशीराम जी ऐसे नहीं थे। उनका जो भाषण रहता था वो एक प्रकार की ऐसे होता जैसे शोध पत्र पढ़ते हैं, कोई रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं। मुझे कई बार उनका सुनने का मौका मिला। इतने आंकड़े, डेटा, ये वो बहुत सारी चीज़ें रखते थे अपने भाषण में। वो कुशल वक्ता के तौर पे नहीं जाने जाते। काशीराम जी की जो मेन पहचान है, मुख्य पहचान है, वो एक गुड ऑर्गेनाइजर थे। वो एक कुशल संगठनकर्ता थे। उन्होंने जो अखबार निकाला उसका नाम भी, अखबार का नाम भी बहुजन संगठक था, जो लगभग 24-25 साल तक चला है। 25 साल तक लगभग वो चला है। तो साथियों, अब कुशल संगठनकर्ता जो मनुवादी लोग हैं, मनुवादी समाज के जो रिसर्चर हैं, लेखक हैं, हिस्टोरियन हैं, पत्रकार हैं, वो भी मानते इस बात को
और शायद हमारे लोगों को पता नहीं होता कि कौन सा गुण होता है, किस आदमी में मेन प्रिंसिपल मेरिट क्या है, सेकेंडरी थर्ड फोर्थ मेरिट ऐसे होते हैं। कोई एक मेन गुण होता है, उसके बाद दूसरे तीसरे चौथे। तो मान्यवर काशी का जो प्रिंसिपल मेरिट था वो था एक कुशल संगठन करता थे। देखो 25 साल पहले 30 साल पहले उनके बनाए हुए संगठन आज भी जिंदा हैं। आप देख लेना, दलित समाज में सबसे ज़्यादा संगठन है, और किसी भी संगठन की उम्र 20 साल नहीं मिलेगी। 20 साल में तो जवान होना शुरू होता है ना, कोई भी संगठन होता है, चाहे आदमी होता है, वो बचपन में ही पैदा होते हैं, बचपन में ही मर जाते हैं मैक्सिमम संगठन। बाबा साहब ने जो संगठन बनाया, रिपब्लिकन पार्टी बनाया, पीपुल्स एजुकेशन सोसाइटी बनाया, भारतीय बौद्ध महासभा बनाई, उनके अखबार थे, तो तमाम संगठन 20 साल नहीं चल पाए। 20 साल से पहले ही उनके जो लेफ्टिनेंट थे, उनके अनुयायी थे, उन्होंने गलत रास्ते पे जाकर के गलत नीतियों के कारण वो सारे बाबा साहब के संगठन सब दम तोड़ गए, एक भी नहीं चल पाया वो जो प्रभावशाली भूमिका में रहा हो। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी का जो संगठन है, उन्होंने DS4 बनाया, DS4 का ट्रांसफॉर्मेशन करके उन्होंने BSP कर दिया, बामसेफ बना 1978 में। 1978 का बामसेफ देखते हैं तो कितने साल हो गए, 44-45 साल हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गया है, खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने BSP बनाई, वो भी 35-40 साल हो गए लगभग BSP को बनाए हुए भी, 36-37 साल हो गए हैं, खत्म ही नहीं हो रही, टुकड़े भी नहीं हो रहे इसके। तो बहुत सारे लोगों ने कोशिशें की इसके टुकड़े कर देते हैं, बहुजन समाज पार्टी के टुकड़े भी नहीं हो रहे। जैसे RPI खंड खंड हो गए, टुकड़े टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर, एक टुकड़ा उधर। इसको समझना पड़ेगा हमको, ये क्या चीज़ है। यही वो चीज़ है कि जिसके आधार पे कांशीराम जी को जो दूसरे लोग हैं उन लोगों ने भी कांशीराम जी को कुशल संगठन करता माना है, क्योंकि कांशीराम जी के बनाए हुए संगठन कमजोर भले हो जाए, खत्म नहीं हो सकते, वो बने रहेंगे बहुत लंबे समय तक। जैसे बामसेफ है, बामसेफ जो संगठन है बिल्कुल आज एकदम अनवैलिड हो गया सोसाइटी से। पता नहीं जो बामसेफ के उद्देश्य पहले क्या रहते थे, वो सारे उद्देश्य छोड़ छाड़ के आज इलेक्शन खुद ही लड़ने लग गए हैं। बामसेफ का इलेक्शन से क्या लेना देना, दूर दूर तक भी लेना देना नहीं, लेकिन आज खुद ही चुनाव में आने लगे हैं वो। तो इसलिए पूरा द्रव खत्म खुद हो गए हैं, खत्म अनवैलिड हो गए हैं। लेकिन फिर भी लोग सुनते हैं, फिर भी लोग उसमें जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व बामसेफ का, ये कांशीराम जी के संगठनों का आज भी पहचान है। और BSP को देखो क्यों नहीं तोड़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि प्रयास अंदर से बहुत सारे प्रयास हुए हैं, इसके अंदर ही बहुत सारे नेता थे जो बड़े बड़े लीडर थे, उन्होंने बड़े प्रयास किए। सामने जो विरोधी पार्टियां थी, मुलायम सिंह ने सबसे ज्यादा प्रयास तो मुलायम सिंह यादव ने किए बहुजन समाज पार्टी को टुकड़े टुकड़े करने के, खत्म करने के। खत्म भी करना चाहते थे, टुकड़े भी करना चाहते थे। और जो कांग्रेस और BJP जो पार्टियां थी उसके सामने वो भी चाहती थी कि ऐसे तो खत्म नहीं हो सकती, इसके टुकड़े कर दो, टुकड़े करने से अपने आप खत्म हो जाएंगे। ये कांशीराम जी के संगठन की सबसे बड़ी देन है कि उसका संगठन है, टुकड़े भले हो जाए, अगर नेता उनका नालायक है, अगर लीडरशिप नालायक हाथों में है तो डेफिनेटली टुकड़े टुकड़े हो ही जाएंगे। अगर लीडरशिप अच्छे हाथों में है तो टुकड़े तो नहीं होने देंगे, कमजोर भले हो जाए। ये कांशीराम जी के बनाए हुए संगठनों का एक गुण है, हमको इसको ऐसे समझना चाहिए। यही कारण है कि जो विरोधी लोग हैं वो भी मानते हैं इस बात को, ये कांशीराम जी कुशल संगठन करता थे। सबसे बड़ी बात देखो मीडिया। अब कांशीराम जी के समय में जो मीडिया है, टेलीविजन चैनल है, वो इतना ज़्यादा नहीं था जैसे आज प्राइवेट चैनलों की भरमार मची हुई है। मोबाइल फ़ोन नहीं था, इंटरनेट सोशल मीडिया वगैरह कुछ नहीं होता था, लेकिन उस समय भी वो मीडिया को समझा था। देखो ये होता है कुशल नेता का, तो अपने आगे के लिए भी मार्गदर्शन करके जाता अपने अनुयायियों के लिए। अब मीडिया का देखो अल्टरनेट क्या देते हैं। कांशीराम जी के तमाम भाषणों में मैंने भी सुना है कि वो कहते हैं कि ये जो मनवादी अखबार है, मनवादी टेलीविजन है, ये हमारी बातों को दिखाएगा नहीं, अगर दिखाएगा तो गलत दिखाएगा। सीधा साधा, उनका कोई लाग लपेट नहीं था। और वो इस चीज में मीडिया मनवादी है, बस इसमें क्या होगा, इसका मतलब ये है कि सारा ही है। जो थोड़े से प्रोग्रेसिव माइंड के कोई लोग होंगे, कोई पत्रकार होंगे, कोई का चैनल में कोई प्रोग्रेसिव माइंड का बैठा होगा, वो थोड़ा कम होगा, लेकिन होगा वो भी। देखो ये सिंगल लाइन एजेंडा है। आज हम सेलेक्ट करते हैं, जो मान्यवर कांशीराम जी के अनुयायी हैं वो भी मीडिया में से सेलेक्ट करते हैं आज कि नहीं नहीं NDTV चैनल है वो थोड़ा ठीक है। हाँ थोड़ा सा ठीक है, हम भी मानते हैं। रवीश कुमार उनके जो पत्रकार हैं ठीक है थोड़े से। आज मान्यवर कांशीराम जी की जयंती है, बताइए आज वहाँ पे चर्चा नहीं, स्क्रीन पे लाइनिंग तो चल रही है लेकिन चर्चा नहीं करे। कितने आज बुला करके दिखाते अपने चैनल पे, डिबेट करवाते कांशीराम जी की जीवनी के बारे में, जो इंटेलेक्चुअल उनके पास हैं देश भर में, उनको बुला करके चर्चा करवाते। उनके चैनल की इससे TRP बढ़ती, इससे उनके चैनल की लोगों में और प्रभावशाली बनता हो चैनल उनका। हम लोगों को पूर्ण विश्वास होता कि हाँ ठीक ठाक चैनल है, थोड़ा ये है प्रोग्रेसिव माइंड के, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती हैं। वो बाबा साहब के ऊपर नहीं करवाते डिबेट, बाबा साहब के बारे में कोई कार्यक्रम नहीं करवाते, तो कांशीराम जी के बारे में तो बहुत दूर की बात है भाई। ये हमको ऐसे ही समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि कांशीराम जी के समय में भी रवीश कुमार नहीं थे, ऐसा भी नहीं है कि कांशीराम जी के समय में कोई प्रोग्रेसिव चैनल नहीं थे, कोई प्रोग्रेसिव पत्रकार नहीं, बहुत थे, लेकिन कांशीराम जी सबको एक लाइन में रखते थे।
हमको भी एक लाइन में रख लेना चाहिए। अगर कभी उनका विश्लेषण करें तो वहाँ पे हम कैटेगराइजेशन कर सकते हैं कि हाँ ये थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, थोड़ा सा प्रोग्रेसिव ये है, बाकी तो सब ऐसे ही है। और उन्होंने देखो शिकायत नहीं की ऐसे कि शिकायत की हो हमारे पास चैनल नहीं है इसलिए हमारे नहीं, उन्होंने अपना प्रचार करने के लिए अपने अखबार निकाले। बहुजन संगठक उनका अखबार था, मराठी में बहुजन नायक होता था, हिंदी में बहुजन संगठक होता था। उस अखबार के माध्यम से वो लोगों में मीडिया का काम करते थे। दूसरी बड़ी बात काशीराम जी कहते थे, एक और बात समझाते थे हमको। बहुत सारे लोग जो जिंदा हैं उनके जो भाषण सुने हैं, याद होगा बहुत सारे लोगों को, कि भाई मीडिया हमारा प्रचार नहीं करेगा तो कैसे किया जाए। देखो आप लोगों को अपने गांव देहात में अपने अपने एरिया में जा करके बताना है। मैंने जो बातें बताई हैं ये बातें आप लोगों को जा करके लोगों को बताना है। अगर मान्यवर काशीराम जी की रैली में अगर 5 लाख लोग हैं, अगर आप लोग जाओगे 5 लाख आदमी में से अगर 3 लाख आदमी बताने लायक हैं, अगर 2 लाख बताने लायक नहीं है, अनपढ़ हैं या नहीं आती समझ में पूरी तरह, अगर 3 लाख आदमी भी अगर 100 को 150 को बताना शुरू करोगे तो संख्या करोड़ों में जाएगी। इतना बड़ा प्रचार तो अखबार से भी नहीं होता, टेलीविजन भी नहीं करता इतना बड़ा काम। तो उस मीडिया को हराने के लिए उनका अखबारी मीडिया, उनका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबको हराने का फॉर्मूला काशीराम जी ने बताया कि मैंने जो बातें बताई है जाकर के गांव देहात में अपने अपने एरिया में मीटिंगें करके लोगों को बताओ, समझाओ ये चीज़ें। ये होता है मीडिया से टक्कर लेने का कारोबार, ये होता है मुकाबला। शिकायत करते हैं हम आज के समय में, शिकायत करते हैं। अब शिकायत तो कमजोर लोगों की पहचान होती है। शिकायत करने से क्या होता है, बनाओ अपना मीडिया, सोशल मीडिया है, सबसे बड़ा मीडिया है। मजबूत लोग शिकायत नहीं करते, वो मार्ग सुझाते हैं। ये काशीराम जी का एक बहुत बड़ा गुण था। इलेक्शन कमीशन के बारे में सीधा बोलते थे। आज इलेक्शन कमीशन के बारे में लोग बोल रहे हैं, उसमें काशीराम जी बोलते थे। क्या बोलते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में? देखो, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करते हैं और ये 15 जून 1996 को नई दिल्ली में मावलंकर हार में, जो मावलंकर हाल है, उसमें एक मीटिंग थी। वो मीटिंग इसलिए थी कि 11वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसकी समीक्षा मीटिंग रखी गई थी। और उस समीक्षा मीटिंग में जो जो कमजोरियां थी, बहुत सारे लोग बोले, समीक्षा की जो जो कमजोरियां हुई उसके बारे में वो मार्गदर्शन कर रहे थे। वहाँ पे बोल रहे कि चुनाव आयोग है वो भी हमारे लिए बड़ा विरोध का काम करता है। अब चुनाव आयोग क्या कहता है कि हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएंगे। ये काशीराम जी कहते हैं कि ये बोलता है, लेकिन इसके लिए करता क्या है? बस बोल दिया, उसके समझ में तो हो गया, हमने बोल दिया हम फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट। अब हमारे लोगों को दबाया जाता है, धमकाया जाता है, हमारे लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। हमारी बूथ कैप्चरिंग होती थी, उस समय बूथ होते थे, वोट को लूट लिया जाता है। अब इसके लिए इलेक्शन कमीशन क्या करता है? ऐसा नहीं कि उसको पता नहीं है, हमने कितनी बार उनको और भी लोगों ने रिकमेंड कंप्लेंट की है, हमने भी की है, लेकिन कभी कोई स्टेप नहीं उठाया उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने। ये हमारी देखो इतनी सारी जो हमारी हार होती थी उस समय, उसकी कमजोरी का कारण काशीराम जी बताते हैं। लोग तो हमको वोट देते हैं, देने को तैयार भी हैं, लेकिन वो डरते हैं, दूसरे लोग उनको वोट नहीं देने देते। तो इसका भी फॉर्मूला काशीराम जी ने लगाया कि हम लोग इलेक्शन कमीशन के सहारे नहीं बैठ सकते। वो तो स्टेटमेंट दे देता है, स्टेटमेंट देकर के उसका तो हो गया काम। तब काशीराम जी का वो भाषण आता है कि हमको बैलेट से राज लेना है, तैयारी बुलेट की भी रखनी है। ऐसे राज नहीं आएगा, क्योंकि राज की लड़ाई में जाने जाती हैं। काशीराम जी को पता था राजनीति का इतिहास क्या है। फिर काशीराम जी ने एक और संगठन बनाया। काशीराम जी ने एक और संगठन बनाया, वो उसमें था वोट सुरक्षा दल। वोट सुरक्षा दल, इसमें 18 से 40 वर्ष के जो लड़के हैं वही इसमें भाग ले सकते थे, वोट सुरक्षा दल में। इसी को बाद में फिर अगले चुनाव में एक नीली सेना, ब्लू आर्मी भी बनाई थी, एक वोट सुरक्षा दल बनाया। ये वही काम करता था जो बाबा साहब का समता सैनिक दल था ना। अभी जो 13 मार्च गई है, 13 मार्च 1928 को बाबा साहब ने समता सैनिक दल बनाया था। क्योंकि जो महान लोग होते हैं ना, उनको पता है, सेफ्टी का पता है कि हमको हमारे लोगों को बचाना है, हमारे लोगों के लिए ठीक ठाक माहौल बना के रखना है, तभी तो कुछ वोट कर पाएंगे। वो बाबा साहब को इस बात की समझ थी, उन्होंने समता सैनिक दल बनाया। जो रिटायर्ड आर्मी के ऑफिसर थे उनको लेकर के काशीराम जी को इस बात की समझ आई कि हमको बनाना पड़ेगा, तो काशीराम जी ने वोट सुरक्षा दल बनाया। 1996 की बात है ये, 13 जून नई दिल्ली में मावलंकर हॉल में। और एक और बात हम चर्चा कर लेते हैं, बहुजन समाज। अब बहुजन समाज ये जो शब्द है ये बहुत पहले से प्रचलित था। ऐसा नहीं है कि माननीय काशीराम जी ने ही शब्द का प्रचलन किया हो। बहुजन समाज ये काफ़ी लंबे समय से प्रचलित ये शब्द था। बुद्ध के समय में बहुजन समाज मिलता है। तो ये बात मैं बाद में बताऊंगा इस अवधारणा के बारे में। जो साथी मुझे देख रहे हैं या सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने सवाल भी लिख सकते हो। बाद में मैं 10 मिनट आप लोगों को पढ़ने में खर्च करूंगा। आपका अगर कोई सवाल है या जो मैं बोल रहा हूं इसके बारे में कोई शंका है, कोई मेरे को करेक्ट करना चाहता है, तो बड़ा धन्यवाद होगा। आप लिख सकते हैं और फिर मैं उसको पढ़ करके जितना मुझे
ज्ञान है उसके अनुसार मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो साथियों, बहुजन समाज ये कि क्या है, इसको कांशीराम जी भी समझाते हैं कि बहुजन समाज है ये एक राजनीतिक अवधारणा है। और कुछ साथी इससे शायद डिसएग्री कर जाएं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब भी हम बहुजन समाज बनाने की बात करते हैं तो हमारे दृष्टि में, हमारी मानसिकता में क्या होता है, राजनीति होती है कि हमको बहुजन समाज बनाना है। राजनीति होती है, किसके लिए बनाना है, अपना राज बनाने के लिए। इसका जो मुख्य, जो अवधारणा का जो मुख्य स्टेप है ना, मुख्य आधार है, वो राजनीतिक है। इसके प्रभाव समाज में भी जाएंगे, रिलीजन में भी जाएंगे, इकोनॉमी में भी जाएंगे, हर जगह जाएंगे, लेकिन मुख्य जो आधार है वो आधार ये राजनीति है। जैसे हम आज बोलते हैं SC ST OBC, एक लाइन निकल गई, SC ST OBC प्लस माइनॉरिटी, हो गया बहुजन समाज। 17 अप्रैल 1996 को आगरा का एक चुनाव रैली को संबोधित कर रहे थे मान्यवर कांशीराम जी। 17 अप्रैल 1996 को A.K. मौर्य साहब वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, A.K. मौर्य। और उस रैली में बहुजन समाज के बारे में कांशीराम जी अपनी जो थ्योरी है इसको डिस्क्लोज करते हैं। मान्यवर कांशीराम जी कहते हैं कि अभी तक 35 से 40% तक ही हम बनाने में सफल हुए हैं। 35 से 40% के आसपास तक हम पहुँचे हैं कि बहुजन समाज बनाने में, और 35 से 40% यानी कि लगभग तीसरा हिस्सा है, यहाँ तक हम पहुँचे हैं बहुजन समाज बनाने में। तो इसका रिजल्ट ये है कि बहुजन समाज पार्टी जो उनका संगठन था कि वो एक राष्ट्रीय स्तर पे पहुँच गई है, राष्ट्रीय स्तर पे पार्टी पहुँच गई है। आज बहुत सारे लोग हैं नई नई पार्टियाँ लेकर के आगे आने के लिए मंशा पाले बैठे हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो पुराने लोग हैं वो भी अपनी पार्टियाँ लेकर के मंशा पाले बैठे हैं कि हम इसको बढ़ाएं। ये उन पार्टियों को बढ़ाने का फॉर्मूला दे रहे हैं कांशीराम जी, बहुजन समाज बनाने का, कि 35 से 40 यानी कि 1/3 तक हम बना पाए हैं। 1/3 बहुजन समाज बनाने का मतलब है कि हम देश की तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी हमारी बन गई है। आगे माननीय कांशीराम जी को ये भी पता था कि ठीक है हमारा टारगेट तो 85 का है, 85% हमारा समाज है, तो 85% को हमको इकट्ठा करना है। लेकिन वो प्रैक्टिकल ज़्यादा थे, व्यवहारिक ज़्यादा थे। उनको पता था कि 85 से कुछ होना नहीं है, ठीक है हमारा उद्देश्य है और इतनी संख्या हमारे लोगों की, लेकिन 85 कभी पूरा थोड़ा होता है। आज भी हम बात तो करते हैं 85% की, 85% की बात करना वो एक आदर्श है, वो एक आदर्श है, हमारा लक्ष्य है वो वहाँ तक का। लेकिन मान्यवर कांशीराम जी को पता था। अब वो आगे क्या कहते हैं, अगर 100 में से अगर हम 51 भी कर गए, अगर 100 है, 100 में से अगर हम 51% भी बहुजन समाज बना गए ना, तो हमें कोई नहीं हरा सकता, राजनीति में हमें कोई नहीं हरा सकता। अगर 85% है, 85% वोटों का अगर 42-43% अगर हमारे पास आ जाए, तो 42-43% वोट आ गया तो फिर कौन हराएगा, कोई नहीं हरा सकता। पिछली जो गवर्नमेंट बनी थी, भारत का प्रधानमंत्री बना नरेंद्र मोदी, उसको 36% वोट था। 36% वोट में तो भारत की सरकार बनती है। और मान्यवर कांशीराम जी यहाँ कह रहे हैं अगर 51% अगर हमको बन जाता है समाज हमारा, तो हम लोग जीत जाएंगे, हमको कोई नहीं हरा सकता। और इसका एक टाइम लिमिट करते हैं। कांशीराम जी बोलते हैं 51% अगर हमको बनाना है तो ये 20वीं सदी का अंत होने से पहले, यानी कि सन 2000 आएगा, सन 2000 के पहले तक हम 51% बहुजन समाज बना लेंगे और फिर जीतना शुरू हो जाएंगे। एक टाइम लिमिट होता है। कोई भी बड़ा नेता होता है, बड़ा आदमी होता है, वो अपने उद्देश्य को, अपने संकल्प को टाइम में लिमिट करता है कि मुझे इस समय तक ये करना, अपना एक आदर्श रखता है। अब उन्होंने आदर्श रखा। ये हमको देखो, जो कार्यकर्ता हैं या मान्यवर कांशीराम जी के जो अनुयायी हैं, उनके लिए बड़ी सीख है ये वो काम तो करते हैं। अब काम तो करते हैं, लेकिन कोई टाइम बाउंड नहीं, कोई लिमिट नहीं। जब तक टाइम बाउंड करके, जब तक लिमिट नहीं रखेंगे कि वो इतने समय तक हमको ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो ये संकल्पवान होकर के अगर हम काम करें तो डेफिनेटली हम मान्यवर के रास्ते पे चलेंगे और हम रिजल्ट वाला काम करके दिखा सकते हैं। अभी काम तो करते हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट वाला काम ही नहीं करते, कहाँ से रिजल्ट आएगा भाई। बाबा साहब को जयंती मना ली, गुरु रविदास जी की जयंती मना ली, अब इससे थोड़ा रिजल्ट आएगा। ये तो सेलिब्रेशन है। जैसे मेरे बच्चे का बर्थडे आएगा, मैंने अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, उसमें 200 लोगों को इकट्ठा कर लिया। अब क्या कहें, 200 लोग मेरे समर्थक है, 200 लोग क्या मैं जहाँ पे कहूँगा वहाँ पे वोट डाल देंगे। अब 200 वोट क्या मेरे दुख तकलीफ में न्याय अत्याचार होगा तो मेरे साथ क्या सारे के सारे आएंगे? नहीं आएंगे। वो तो एक ओकेजन होता है, वो तो एक सेलिब्रेशन होता है। सेलिब्रेशन का काम करते हैं ये महापुरुषों की जयंतियाँ मना करके। और हमारे जो महापुरुष जिनकी हम जयंतियाँ मनाते हैं वो सेलिब्रेशन से कोसों दूर थे, सेलिब्रेशन का विरोध करते थे। वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, वो ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, राजनीति में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, समाज में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, अर्थव्यवस्था में, हर जगह पे वो परिवर्तन चाहते थे। और परिवर्तन कभी भी सेलिब्रेशन से नहीं आता।
परिवर्तन कभी भी सेलिब्रेशन से नहीं आता। सेलिब्रेशन हो आधार तो माध्यम तो बन सकता है, अगर किसी को बनाना है उसके लिए थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा चाहिए फिर, कि हम इन महापुरुषों के जयंती जन्म जयंती को या दूसरे दिनों को सेलिब्रेट करते हैं तो उसको ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफर करें इसको ट्रांसफॉर्मेशन में कैसे ट्रांसफर करें। इस कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोगों में राजनीतिक कुशलता, राजनीतिक चतुरता कैसे पैदा करें। अब उसके लिए तो दिमाग होना चाहिए, अकल चाहिए। इसलिए बोलते हूँ मैं, कई बार अपने बातों में बोलता हूँ कि ये सब काम करना दिल दिमाग का काम नहीं है, दिल का काम नहीं है, जज्बातों का भी ज़्यादा काम नहीं, अकल होना ज़रूरी है। मिशन चलाने के लिए दिल से ज़्यादा अकल को यूज़ करना पड़ता है कि मुझे कहाँ पे क्या बोलना है, क्या करना है, किससे कैसे बात करनी है और कब करनी है। हर जगह हर समय पे ये सारी चीज़ें नहीं चल सकती है। तो साथियों, अकल का जितना हम प्रयोग करेंगे उतना ही हमारा मिशन आगे बढ़ेगा, उतना ही हम बाबा साहब के विचारों को यानी कि अम्बेडकरिज्म को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और मैं तो अपनी थीसिस में भी लिखा है, वैसे ही बोलता हूँ कि जो अम्बेडकरिज्म को एक्टिवेट करता है वही अम्बेडकराइट है। जैसे कोई गाड़ी को ड्राइविंग करता है वही ड्राइवर होता है। मैंने तो थीसिस लिखी है अम्बेडकरिज्म आइडियोलॉजी पे और दलित पॉलिटिक्स पे। मैं थीसिस लिख करके घर पे बैठ गया, मैं घर पे बैठ के किताब लिखता रहूँ, लेख लिखता रहूँ, समाज के बीच में जाऊँ नहीं, मैं अम्बेडकराइट नहीं हुआ, क्योंकि मैं अम्बेडकरिज्म को एक्टिवेट नहीं कर रहा। मैं अपने घर बैठा हूँ, मतलब अपने। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अपने घर बैठे हैं और घर बैठ करके नहीं होता। जैसे मैंने बताया कि जब ड्राइविंग मैंने सीख ली, अगर मैंने ड्राइविंग सीख ली, मैं घर बैठा हूँ, तो क्या मैं ड्राइवर हो गया? मैं ड्राइवर तभी कहलाऊंगा जब मैं गाड़ी को चलाऊंगा। ठीक वैसे ही अम्बेडकराइट तभी कहलाओगे जब अम्बेडकरिज्म को एक्टिवेट करोगे। और अम्बेडकरिज्म को एक्टिवेट करना ये अकल का काम है, दिल का नहीं है। और अम्बेडकरिज्म को एक्टिवेट कैसे किया जाए, वो प्रैक्टिकल कैसे हो, व्यवहार में कैसे ला जाए, वो ये बातें हैं जो मैं बता रहा हूँ, जो माननीय काशीराम जी ने करके दिखाया है। मैथमेटिक्स में लगे रहते हैं आज हम लोग, माननीय काशीराम जी कभी मैथमेटिक्स में नहीं रह गए। जैसे कैसे मैथमेटिक्स में आज सारे लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हैं। हमारे समाज के इतने वोट, उस समाज के इतने वोट, उसके इतने वोट हैं, वो इतने हैं, ये इतने जुड़ जाएंगे, उनको हरा देंगे। हमारे समाज के ये ज़्यादा वोट हो जाते हैं, उनके इतने हो जाते हैं। मुसलमान का इतना वोट है, इतना दलितों का ही मिल जाएगा। व्हाट इज दिस? ये बेवकूफ़ों की बातें हैं, यहीं पे शुरू करके यहीं पे खत्म कर लेते हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। मान्यवर काशीराम जी केमिस्ट्री में रहते थे। अरे ये आंकड़े तो हैं, आंकड़े सच हैं। इतना मुसलमान है, इतना चमार है, इतना जाटव है, इतना वाल्मीकि है, इतना दूसरी जातियां वगैरह वगैरह, लेकिन जोड़ोगे कैसे? होने से क्या होता है? होने को तो पता नहीं क्या क्या है। अब उनका जुड़ाव कैसे करें? जुड़ाव करने के लिए कोई ना कोई रसायन होना चाहिए। रसायन को इंग्लिश में केमिस्ट्री कहते हैं। वो रसायन क्या हो? वो एक साइंटिस्ट, माने काशीराम जी एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस रसायन का इजाद किया है। हमको उस रसायन को पकड़ना चाहिए लोगों को जोड़ने के लिए। अब वो रसायन है हमारे महापुरुष। मतलब संत गाड़गे बाबा को कौन जानता था पूरे उत्तर भारत में? कौन आया था महाराष्ट्र से बताने संत गाड़गे बाबा का कोई लाडला उधर फिरता हो? तो ज्योतिराव फुले को कौन आया था पूरे उत्तर भारत में बताने? कोई ज्योतिराव फुले का कोई ज्यादा ही लाडला बना फिरता उधर कि वो आ गया उधर बताने। साहू जी महाराज को कौन आया था कि साहू जी महाराज का ज्यादा ही अनुयायी फॉलोअर बनता उधर कोई, कि मैं बता के आऊँ, मैंने बताया। उत्तर भारत के लोगों को कौन कहेगा? मुट्ठी भर लोग थे उस समय बाबा साहब को जानते थे, लेकिन आम जनमानस तक बाबा साहब को पहुंचाने वाला कौन था? इन महापुरुषों को मान्यवर काशीराम जी ने लोगों तक, जन जन तक पहुंचाया। और जन जन तक पहुंचाने के बाद ये वो रसायन था जिस रसायन के माध्यम से ज्योतिराव फुले के माध्यम से लोग जुड़े, साहू जी महाराज से जुड़े, बाबा साहब से जुड़े। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ कि गुरु रविदास जी की जयंती जो बड़े स्तर पे समाज के तौर पे जो मनानी शुरू की ना पूरे उत्तर भारत में, जिसकी शुरुआत दिल्ली में बाबा साहब ने की थी, बाद में उसको मान्यवर काशीराम जी ने बढ़ाया। बिरसा मुंडा की जयंती बताओ, बिरसा मुंडा का कौन आएगा उत्तर भारत में बताने? आज घर घर में उत्तर भारत में, हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, राजस्थान में बिरसा मुंडा को जानते हैं। क्या किताबों में सीखा? क्या कि यूनिवर्सिटी में पढ़ाए जाते हैं बिरसा मुंडा? क्या कभी टेलीविजन में दिखाए जाते हैं क्या कि सीरियल में बिरसा मुंडा के बारे में? ये मान्यवर काशीराम जी ने, यही तो वो रसायन है इन महापुरुषों को लोगों के बीच में रखा, इनका संघर्ष बताया लोगों को, इनका इतना बड़ा संघर्ष है। इस आधार पर लोगों ने जुड़ना शुरू किया कि हमारे तो महापुरुष हैं। नहीं तो हमारे महापुरुष कहाँ होते थे? सारे घरों में देवी देवताएं होती थी, सारे घरों में जो हिंदुओं के देवी हैं देवता हैं उनकी मूर्तियां लगी रहती थी, उनके सब पूजा पाठ में लगे रहते थे। एक नेशनल देवी देवता होते हैं, एक लोकल भी होते हैं अपने अपने गांव के, अपने अपने एरिया के। उनकी रेंज गांव के बाहर नहीं जाती, उनकी रेंज थोड़े से एरिया में रहती है। उस कारोबार में लगे हुए थे, दबे कुचले मानसिकता में मरे पड़े मुर्दा लोग थे। जब काशीराम जी ने इन महापुरुषों के बारे में बताया तो वही लोग शेर लोग बन गए और बोलने लगे, धाड़ने लगे, विधानसभाओं में जाने लगे, संसद में जाने लगे, मिनिस्टर बनने लगे। जहाँ पे वोट डालने का अधिकार नहीं था उस व्यवस्था में, उसी जगह पे जाकर के वो चेयरमैन भी बने हैं। ये वो रसायन था, ये महापुरुषों का जीवन संघर्ष लोगों को बीच में बताया। आज तो जीवन संघर्ष बताने वाले लोग नहीं है। आज कोई भाषण करने जाता तो मैं हैरान रहता हूँ, तो पूछता हूँ कि कितने किताबों को पढ़ के आया है।
एक भी किताब को पढ़ के नहीं आता, ना उसको पढ़ने की जरूरत है, ना लोगों को सुनने की जरूरत है। बिना पढ़े बोलना शुरू कर देते हैं, 4 लाइनें नहीं आती, एक किताब का नाम रेफर नहीं करते, एक डेट, घटना, सन, तारीख कुछ नहीं रेफर करते, ऐसे वाहबाजी में बोलते रहते हैं। उसी का कारण है कि आज पतन की गर्त में जा रहे हैं हम लोग। मान्यवर काशीराम जी का जो मूवमेंट आज पतन की गर्त में जा रहा है, वो मुट्ठी भर लोग जो समझदार लोग हैं वो उठा सकते हैं इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को बचा सकते हैं। ये तो सिर्फ वैचारिक रह जाएगा, जैसे आरपीआई पार्टी है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, वैचारिक बात रह गई है, बस उसको पढ़ सकते हैं, कभी कोई इसके ऊपर रिसर्च करेगा वो, बाकी लोगों को क्या मतलब उससे, सब हवा में उड़ा दिया जाएगा। और अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं तो सारा का सारा ये जो हिंदू फोल्डर में सबको फिट किया जा रहा है, इस हिंदू फोल्डर में फिट होने के लिए सिर्फ एक ही आदमी विद्रोह कर रहा है, वो चमार या जाटो है, ये जाति। अगर इसको बचना है तो दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसको इस हिंदू फोल्डर में अछूत के खाने से बचना है, अछूत खाने से बचना है, तो डेफिनेटली उसको मान्यवर काशीराम जी का जो बनाया हुआ संगठन है उसको मजबूत करना पड़ेगा। वही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। मैंने अपनी बुद्धि के घोड़े बहुत दूर तक दौड़ाए हैं, जहां तक मैंने अपनी बुद्धि के घोड़ों को दौड़ा मुझे तो नहीं मिला। अगर आप लोगों को कोई मिल गया इसके अलावा कोई संगठन, कोई कारोबार, कोई काम है, तो मुझे भी बता देना, मैं बड़ा अभिनंदन करूंगा उस साथी का। तो साथियों, बड़े संकट की घड़ी है, और संकट की घड़ी है तो इस संकट की घड़ी में हम लोगों को बड़ा सोच समझ के कदम उठाना है, सोच समझ के बोलना चाहिए। दुश्मन, एक आखिरी लाइन बता करके आप लोगों की कमेंट पढ़ता हूँ फिर मैं। हमारा जो दुश्मन है, हमारा जो विरोधी है, माननीय काशीराम जी भी कहते थे कि हमारा दुश्मन हमको मारना नहीं चाहता, हम भूखे मरेंगे तो हमको अनाज दे देगा। अगर हम भूखे मरने लग जाएंगे तो हमको अनाज भी देगा और कुछ देना शुरू कर देगा। वो सिर्फ हमको हताश और निराश करना चाहता है, हम हताश और निराश हो जाएं बस। और दुनिया का इतिहास गवाह है, हताश और निराश लोगों ने आज तक दुनिया में कुछ नहीं किया है। जिन्होंने भी परिवर्तन का काम किया, जिन्होंने भी बदलाव किया है, वो जोश से लबालब भरपूर थे, उनका मगज, उनका दिमाग विचारों से भरा हुआ था, नेगेटिविटी नहीं थी। कितने भी बुरे परिणाम आ गए हो, कितने भी बुरी परिस्थितियां आ गई, लेकिन नेगेटिविटी नहीं आनी थी। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर है ना, नेपोलियन को बड़ा याद करते थे, नेपोलियन की जीवनी को पढ़ते थे, नेपोलियन को अपना हीरो समझते थे कि ये बंदा है दुनिया में। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने पर भी आत्मविश्वास को नहीं खोता ये। आज हम लोगों में बड़ी विपरीत परिस्थितियों में आर्थिक तौर पे कितने गरीब हो गए हैं, सामाजिक तौर पे कितने गिरा दिए गए हैं, राजनीतिक तौर पे हमको खत्म किया जा रहा है, सांस्कृतिक तौर पे हमारी संस्कृति को छिन भिन किया जा रहा है। तो ये हताशा और निराशा नहीं आने देना है। हमको पता है हम गरीब हैं, हमको ये भी पता है राजनीतिक तौर पे हमको पतन के गर्त में धकेला जा रहा है, हमको ये भी पता है कि सामाजिक तौर पे हमको उसी अछूत के खाने में बैठा दिया जाएगा, लेकिन हम हताश और निराश तो नहीं हैं भाई। हम काशीराम जी के सच्चे अनुयायी हैं, हताश और निराश होने वाले नहीं हैं। भले कितनी भी बुरी परिस्थिति आ गई, जो बाबा साहब नेपोलियन को याद करते थे कि चाहते थे कि नेपोलियन जैसे हमारे लोग बने, कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना हिम्मत और हौसला ना खोए। तो साथियों, अगर हम सच्चे काशीराम जी के अनुयायी हैं तो हम विपरीत परिस्थितियों में अपनी हिम्मत और हौसला नहीं खोएंगे, भले कितने भी नेगेटिव रह जाए, कितने भी नेगेटिव समाज व्यवस्था, नेगेटिव राजनीतिक व्यवस्था हमारे सामने खड़ी हो। हिम्मत और हौसला नहीं खोना है, निराशा भी नहीं भरना है, और ये हिम्मत और हौसला ही हमारी सबसे बड़ी दौलत है। मान्यवर काशीराम जी ने जिंदगी भर हार ही तो देखी, कितने चुनाव आ रहे हैं। आप और हम जितनी हमारी उम्र, हमसे तो ज्यादा चुनाव आ रहे हैं, हमसे तो ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी थी उनके ऊपर, लेकिन कभी हताश और निराश नहीं हुए। बाबा साहब ने कितने चुनाव आ रहे हैं, लेकिन कभी हताश और निराश नहीं हुए। हम अपने महापुरुषों की सच्ची संतान हैं, सच्ची वैचारिक पुत्र हैं, हमको हताश और निराश नहीं होना। हाँ, आलोचना करिए, अच्छी बात है आलोचना करना, आलोचना करिए, कमियां निकालिए, सवाल उठाइए। अब सवाल भी उठाने जरूरी है। सवाल केजरीवाल से तो उठाएंगे नहीं, नरेंद्र मोदी से तो उठाएंगे नहीं, ना योगी से उठाएंगे, तो कहाँ सवाल उठाए जाएंगे? यहीं पे उठाए जाएंगे। आप सवाल उठाइए, आलोचना करिए, वो बहुत बढ़िया चीज़ होती है वो, लेकिन हताश और निराश मत होना, नेगेटिव मत होना।